अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास और इसके बाद हमारी सीरीज ऑफ क्लासेस होने जा रही हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पे। लास्ट क्लास में या उससे पिछली एक दो क्लासेस में हमने अजर्शंस देखी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की और ऑडिट एविडेंस पढ़ा था। अब हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के ऊपर आ रहे हैं और सब्सटेंटिव प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले मैंने ज़रा लास्ट क्लास में आपको ये माइंड जहन में बिठाना शुरू किया था आपके कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑडिटर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अप्लाई और हासिल करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे सबूत ताकि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दे सके। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ी क्या होती हैं असर्शंस, यानी जैसे हमने पढ़ा था एसीसी कवर पे, उन असर्शंस को ही ऑडिटर वेरीफाई करेगा। और साथ ही साथ मैंने ये बताया था कि असर्शंस को वेरीफाई कर ले ऑडिटर या फिर उससे जुड़ी इसकी अकाउंटिंग या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को वेरीफाई कर ले, एक ही बात है। अब जरा समझिएगा, एक ऑडिटर ना आया क्यों है क्लाइंट के पास? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने। पहली क्लास याद रखो, एक ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है, उसको शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बना रही है मैनेजमेंट, उसके अंदर विंडो ड्रेसिंग और मैनिपुलेशन कर सकती है अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, उसको अगर ऑडिटर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर लेगा तो उन मटीरियल मिस स्टेटमेंट के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। ऑडिटर एक रिपोर्ट दे देगा जिससे शेयर होल्डर का डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव जहन में रखो, ऑडिटर शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आया है और शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के पीछे ऑडिटर को फिर मेहनत ये करनी पड़ेगी कि ऑडिटर को चीज़ों को वेरीफाई करना पड़ेगा, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करना पड़ेगा, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो ऑडिटर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेगा तो बेटा प्रोसीजर्स लगाएगा, मैनेजमेंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स पे ट्रस्ट नहीं करेगा बल्कि उनको क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। तो भाई क्या बात है, ऑडिटर मैनेजमेंट पे ट्रस्ट नहीं करेगा, उनकी की हुई अकाउंटिंग पे ट्रस्ट नहीं करेगा बल्कि उस अकाउंटिंग को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। अब पहली बात बेटा, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ऑडिटर बोलना शुरू कर दे मैनेजमेंट तो झूठी हो, आप तो चोर हो। नहीं बेटा, ऑडिटर अपने कान खुले रखेगा, न्यूट्रल रहेगा और हर चीज़ को वेरीफाई करने आए। क्योंकि मैनेजमेंट सिर्फ ऐसा नहीं है कि चांसेस यही हो कि चोर है, बेटा मैनेजमेंट मासूम भी है, गलतियां भी होती हैं, नादानियां भी होती हैं। तो ऑडिटर क्या करेगा भाई, वेरीफाई करेगा। और वेरीफाई कैसे करेगा? अपने ऑडिटिंग प्रोसीजर्स लगा के। बेटा किस चीज़ पे ऑडिटिंग प्रोसीजर लगाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। और जब भी ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपने ऑडिटिंग प्रोसीजर्स यानी कायरो लगाता है, जब भी ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कायरो अप्लाई करता है, ये मिटा रहा हूं, ऑडिटर जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कायरो अप्लाई करता है उसको हम प्यार से क्या, गुस्से से भी क्या, हर जगह पे हम उसको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ही बोलेंगे भाई। इसका दूसरा नाम, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का दूसरा नाम सब्सटेंटिव टेस्टिंग भी होता है। तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग बोलो या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बोलो। अब बेटा ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में कवर की थी, जो मैंने आपको समझाया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का अजर्शन से रिश्ता है, और मैंने यहाँ पे लिखवाई भी थी आपको सारी अजर्शंस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड। अब आते हैं हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर की दुनिया के अंदर, देखते हैं क्या फर्दर डिटेल है। तो बेटा सब्सटेंटिव प्रोसीजर को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है, एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल और दूसरा होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। यानी जो ऑडिटर के कायरो वाले एक्शंस है ना, उस कायरो का जो ए था, सी ए, जो कायरो का ए था यानी एनालिटिकल प्रोसीजर्स,
उसको एक तरफ करो और बाकी पूरा जो कायरो है उसमें से ए हटा के, कायरो में से ए हटा के जो बाकी पूरे प्रोसीजर्स हैं वो एक तरफ, वो बाकी पूरे प्रोसीजर्स को हम क्या बोलेंगे, टेस्ट ऑफ डिटेल। और दूसरी तरफ क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर। अब दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग। होता क्या है, ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाता है, यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर एनालिसिस करता है ताकि प्लॉजिबल रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल एंड बोथ नॉन फाइनेंशियल डेटा के अंदर ऑडिटर ये देख सके कि रिलेशनशिप जो है वो सही है, यूजुअल है, ऐसा तो नहीं कहीं कहीं अनयूजुअल डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। और अगर कोई अनयूजुअल डिफरेंसेस होते हैं ऑडिटर उसको इन्वेस्टिगेट करता है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर एक अलग, एक ऑडिटर का एक बेहतरीन और एक बड़ा प्रोसीजर है। साथ ही साथ दूसरी तरफ क्या है, टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ डिटेल क्या है, ऑडिटर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिटेल मैनर में उस पर सबूत हासिल करता है। अब मैं समझाता हूं जरा। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाई, उसकी फिगर्स को कंपेयर किया, उसके साथ नॉन फाइनेंशियल डेटा को भी कंपेयर करके उसका रिलेशनशिप बनाना और आइडेंटिफाई करना कि कोई अनयूजुअल डिफरेंसेस हैं, ये एनालिटिकल प्रोसीजर है। ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर डिफरेंट स्टेजेस पे भी लगाता है। जैसे रिस्क प्लानिंग स्टेज पे जब ऑडिटर रिस्क निकाल रहा होता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तब भी एनालिटिकल लगाता है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के टाइम जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तब भी ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर लगाता है। और एंड में जब अपना किया हुआ ऑडिटर रिव्यू करता है तब भी एनालिटिकल प्रोसीजर लगाता है। और सब्सटेंटिव टेस्टिंग के टाइम ऑडिटर देखता है कि कहीं ऐसी चीज़ें मौजूद ना हो जहाँ पे अनयूजुअल डिफरेंसेस आ रहे हों। ये काम होता है ऑडिटर का एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते वक्त। दूसरी तरफ टेस्ट ऑफ डिटेल क्या है, उसकी बारीकियों में जाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बारीकियों में जाना, यानी डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना सैम्पलिंग बेसिस पे, यानी एसेट्स मौजूद हैं उनको फिजिकली जाके इंस्पेक्ट करना, इन्वेंट्री काउंट को जाके फिजिकली ऑब्जर्व करना, इंस्पेक्ट करना। इसके साथ साथ कस्टमर से, सप्लायर से या बैंक से बैलेंसेस की कंफर्मेशन लेना, ये सारे काम ऑडिटर कहाँ करता है, टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर करता है। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर टेस्ट ऑफ डिटेल और दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर्स। आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ठीक है। ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं बन जाती कि आपको सवाल के अंदर ऑडिटर बोले कि भाई यहाँ पे आपने फ़र्क करके समझाना है कि कौन सा प्रोसीजर आपका टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर जाएगा। और बहरहाल हम समझ भी चुके, कभी कभी ऑडिट एग्जामिनर ऑडिट के पेपर में ये काम कर देता है कि वो बोलता है कि अपने प्रोसीजर्स के अंदर एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई मत करना, सही। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हम ड्राफ्ट कैसे करेंगे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर की क्या देखनी है, ड्राफ्टिंग। तो बेटा वही काम करेंगे यहां पे भी, एक्शन, सोर्स प्लस पर्पस। बस पॉइंट ये है, यहां पे पर्पस क्या है, यहां पे पर्पस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अजर्शन है। यहां पे मकसद क्या है, पर्पस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अजर्शंस और उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या करना, वेरीफाई करना। सोर्स, बेटा आपको पता है सोर्स कैसे डिसाइड होगी, जब पर्पस सोचोगे तो उसके बाद सोर्स डिसाइड होगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल अब यहां पे बात करते हैं कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो बेटा ये वेरीफाई करना पर्पस है कि बिल्डिंग की एग्जिस्टेंस है। तो उसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, उसके लिए ऑडिटर सोर्स अप्लाई करेगा, फिजिकली बिल्डिंग को जाके इंस्पेक्ट करना, यानी सोर्स क्या होगी, फिजिकल भी जाके बिल्डिंग को, और एक्शन क्या होगा, इंस्पेक्ट करना। लेट से ऑनरशिप देखनी है प्रॉपर्टी की, तो ऑनरशिप देखना पर्पस है, वेरीफाई क्या करना है, प्रॉपर्टी की ऑनरशिप किसकी है। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स देखेगा। तो सोर्स क्या बना, ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स, और एक्शन क्या लगेगा, इंस्पेक्ट। ये तरीकाकार होगा आपका यहाँ पे फॉर्मेटिंग करने के लिए। और सोचोगे कैसे, पर्पस, सोर्स और फिर एक्शन,
लिखोगे कैसे? एक्शन सोर्स पर्पस। देखते हैं कैसे। बेटा यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, एबीसी कंपनी एक्वायर्ड बिल्डिंग $50 मिलियन। बेटा टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है, ये एग्जाम्पल करेंगे इस क्लास में, देन नेक्स्ट क्लासेस में हम प्रॉपर इसके केसेस को देखेंगे। पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने भी आइटम्स हैं ना, सबके केसेस करेंगे इंशाल्लाह। तो एक लंबा टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है जो चलने वाला है आगे की क्लासेस में। इसके साथ साथ यहाँ पे जब मैंने ये बताया कि लंबा टॉपिक है, तो एग्ज़ाम में इसकी वेटेज भी जो है ना वो 20 to 25 मार्क्स हो सकती है। सर किधर आएगा? बेटा CRQ में भी आ सकता है, बेटा MCQ में भी आ सकता है। चलें यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ABC कंपनी एक्वायर्ड बिल्डिंग $50 मिलियन। अब बेटा पहले सोचना है, ये केस है कि बिल्डिंग एक्वायर की है। अब सोचें, जब ये 50 मिलियन की बिल्डिंग एक्वायर की है तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिख रही होगी एबीसी कंपनी की। एबीसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये बिल्डिंग दिख रही है। आप ऑडिटर हो, भरोसा कर लोगे? नहीं, आप क्या करोगे? वेरीफाई करोगे। और वेरीफाई करने के लिए क्या होना चाहिए पहले? बेटा पहले तो आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, इसकी अकाउंटिंग इम्प्लीकेशंस पता होंगी तभी वेरीफाई करोगे ना। और बेटा इसीलिए जहन में रखिएगा कि जो ऑडिट है ना, ऑडिट वो बंदा कर सकता है जिसकी अकाउंटिंग अच्छी हो। बगैर अकाउंटिंग अच्छी हुए ऑडिट नहीं होता। तो अब चलें गेम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ज़रा सोचवाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 50 मिलियन की बिल्डिंग कंपनी ने खरीदी है, तो खरीदी है अगर, ये खरीदी है अगर, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट भी करती होगी। सही। ये 50 मिलियन की जो बिल्डिंग खरीदी है, अगर खरीदी है तो ऑनरशिप भी कंपनी के नाम पे होगी। बेटा ये 50 मिलियन की बिल्डिंग खरीदी है तो इसका मतलब इसकी अकाउंटिंग एंट्री भी बनी होगी, बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट। और गौर से सोचो इस बात का मतलब क्या है। बिल्डिंग डेबिट का मतलब ये है कि ये एनसीए रजिस्टर में भी होगी। बेटा बिल्डिंग खरीदी है, बेटा बिल्डिंग खरीदी है, एनसीए रजिस्टर में भी होगी। अगर नहीं हुई तो इसका मतलब कंप्लीटनेस नहीं है। तो एनसीए रजिस्टर के अंदर है, इसका मतलब क्या है? अगर एनसीए रजिस्टर के अंदर है तो इसका मतलब कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड्स है। 50 मिलियन की बिल्डिंग खरीदी है। क्या आपको लगता है कि इस 50 मिलियन की वैल्यू के अंदर ये रिस्क है कि कहीं ऐसा ना हो कि ओवर स्टेट करके इसको 50 मिलियन कर दिया? तो बेटा एक तो जो आपने खरीदी है उसके अंदर सेल्स डीड होगी, यानी कंपनी ने खरीदी है यार, कंपनी ने खरीदी है। जो कंपनी ने खरीदी है तो उसकी सेल्स डीड होगी यार, उस पर इसकी वैल्यू होगी यकीनन। सही। वैल्यू को आप वेरीफाई कर सकते हो। और ये जो वैल्यू की हम बात कर रहे हैं ये क्या है? वैल्यूएशन। अब एक और बात सोचें, जब खरीदी है तो ये कैश, नॉर्मली इतना कैश देते नहीं है, तो ये भाई बैंक क्रेडिट। तो सोचें जब खरीदी होगी यही बिल्डिंग तो पेमेंट भी तो की होगी ना। तो इसकी जो वैल्यू है यानी वैल्यूएशन, बैंक स्टेटमेंट में भी तो ये पेमेंट हुई होगी, बैंक स्टेटमेंट में भी तो पेमेंट हुई होगी। अब मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ? बेटा मैं और आप कौन है? ऑडिटर हैं। हमें इस बिल्डिंग पे सबूत हासिल करने हैं ताकि ये जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये ख़त्म हो सके, जो प्लानिंग करते वक्त ऑडिटर देखता है। तो अब एक चीज़ ये कि इन एक एक चीज़ों को वेरीफाई कर लूँगा तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा के तो मेरा काम हो जाएगा। पहले देखो ये बिल्डिंग खरीदी तो एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, तो क्या वेरीफाई करना है? एग्जिस्टेंस वेरीफाई करनी है। क्या वेरीफाई करना है? एग्जिस्टेंस। लिखूंगा कैसे? एक्शन
सोर्स पर्पस, ऐसे लिखूंगा। क्या वेरीफाई करना है, पर्पस क्या है, एग्जिस्टेंस वेरीफाई करनी है कि बिल्डिंग वाकई में मौजूद है। और सोर्स क्या है भाई, फिजिकली जाके इंस्पेक्ट करोगे, फिजिकल इंस्पेक्शन, यानी एक्शन भी यहाँ पे और सोर्स यहाँ पे एक ही बात बन गई, क्योंकि समटाइम जब आप फिजिकली इंस्पेक्ट करते हो तो सोर्स और एक्शन वाला मामला सेम बन जाता है। तो क्या लिखेंगे, फिजिकली इंस्पेक्ट द बिल्डिंग। फिजिकली इंस्पेक्ट द बिल्डिंग, बिल्डिंग को फिजिकली इंस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद है, टू वेरीफाई द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग। भाई यही तो मकसद था। बेटा देखें, यहाँ पे मैंने ये फिजिकल इंस्पेक्शन एक्शन है, सोर्स क्या है, आप जाके बिल्डिंग खुद देख रहे हो यार, तो बिल्डिंग ही सोर्स है। टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई कर रहे हो, एग्जिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग। तो पर एक्शन, पर्पस और सोर्स, बेटा ये बात लिखने के आपको 1 नंबर मिला। नॉर्मली ये केस लेट से फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम में आता है तो 4 to 5 मार्क्स हो सकता है। केसेस पूरे सिनेरियो आते हैं, ये एक एग्जांपल है, तो 4 to 5 मार्क्स हैं, आपने 4 to 5 में से 1 नंबर ले लिया। सर एग्जिस्टेंस पे लिखना ज़रूरी था, बेटा सोचें। मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको SOFP की अजर्शंस बताई थी उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ना। तो जब भी कभी SOFP के आइटम्स पे आए सवाल, तो सबसे ज़्यादा फोकस किधर रखोगे, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पे रखोगे। बाकी जो हैं जैसे क्लासिफिकेशन, एलोकेशन और उसके बाद कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, इन पे भी रखना, लेकिन मेनली क्या है, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस एंड राइट्स, ये ज़्यादा प्रियोरिटी देना। तो एग्जिस्टेंस में मैंने प्रोसीजर लिख दिया। अब देखें बेटा, क्या बोला था मैंने, ये बिल्डिंग खरीदी है तो कंपनी की ऑनरशिप भी होनी चाहिए इस पे, इस तो भाई जो ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट हैं, वेरीफाई क्या करना है कि ऑनरशिप किसकी होनी चाहिए, ABC कंपनी की। तो ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स को क्या कर लो, इंस्पेक्ट कर लो। इंस्पेक्ट द ownership document of building। to verify the ownership belongs to ABC company। ठीक है, टू वेरीफाई ऑनरशिप बिलोंग्स टू ABC कंपनी। बेटा यहाँ पे पता है क्या मैं लिख सकता था, इंस्पेक्ट द ऑनरशिप डॉक्यूमेंट ऑफ बिल्डिंग टू वेरीफाई राइट्स बिलोंग टू ABC कंपनी। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पढ़ा था, राइट्स अजर्शन है ना, तो ऑनरशिप और राइट्स एक ही तो बात है। तो यहाँ पे मैं टू वेरीफाई दी राइट्स बिलोंग टू ABC कंपनी भी लिख सकता था। अगेन इसका बेटा 1 नंबर मिल गया। तो अगर 4 से 5 मार्क्स का केस है, 2 नंबर मिल गए। फिर बेटा ये बिल्डिंग खरीदी है 50 मिलियन की, तो इसकी वैल्यू सेल्स डीड में से देख सकते हैं। एग्रीमेंट होता है ना, खरीदने वाली पार्टी और बेचने वाली पार्टी, जब कोई नॉन करंट एसेट जैसे बिल्डिंग प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, तो इसका एक एग्रीमेंट होता है आपस में, इसको हम कहते हैं सेल्स डीड। मैंने खरीदी, खरीदने वाला बोलेगा मैंने खरीदी, बेचने वाला बोलेगा मैंने बेची। कितने में खरीदी बेची उसकी वैल्यू भी डिसाइड होती है, उधर ही लिखी हुई होती है। तो सेल्स डीड एक डॉक्यूमेंट है, उधर से वेरीफाई क्या करना है, वैल्यू वेरीफाई करनी है। इंस्पेक्ट द सेल्स डीड एग्रीमेंट
सेल्स डीड एग्रीमेंट टू वेरीफाई द परचेज वैल्यू ऑफ, कितने की परचेज वैल्यू है, 50 मिलियन ऑफ बिल्डिंग। इंस्पेक्ट द सेल्स डीड एग्रीमेंट टू वेरीफाई द परचेज वैल्यू ऑफ 50 मिलियन ऑफ बिल्डिंग। क्या वेरीफाई कर रहे थे भाई, परचेज वैल्यू। बेटा इंस्पेक्ट द 50 मिलियन वैल्यूएशन भी लिख सकते थे। कहां से वेरीफाई की, सेल्स डीड एग्रीमेंट से। एक्शन क्या लगाया, इंस्पेक्ट। एक नंबर मिल गया बेटा आपको। अच्छा यहां वेरीफाई की जगह कंफर्म भी लिख सकते थे। कंफर्म भी लिख सकते थे, ठीक है। इंश्योर भी लिख सकते थे, ठीक है। हाँ भाई, 3 सब्सटेंटिव लिख लिए, 3 नंबर हो गए। इसके बाद वैल्यूएशन सिर्फ यही चेक करने का तरीका है। अगर यही अमाउंट होगी 50 मिलियन तो बैंक स्टेटमेंट में भी दिख रही होगी ना। सर वैल्यूएशन चेक करने के लिए अगर एक और प्रोसीजर लिख दें तो क्या नंबर नहीं मिलेंगे, बेटा मिलेंगे। एक असर्शन को चेक करने के 2 तरीके भी हो सकते हैं, जैसे अभी हम बैंक स्टेटमेंट से देख रहे हैं वैल्यूएशन, और कभी कभी एक तरीके से मल्टीपल असर्शंस भी वेरीफाई होती हैं, जो कि हम आगे देखेंगे कैसे मल्टीपल असर्शंस वेरीफाई होती हैं। अब यहां पे क्या है भाई, हमें बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये अमाउंट वेरीफाई करनी है। इंस्पेक्ट की जगह एक इंस्पेक्ट की जगह वर्ड रिव्यू भी आ सकता है। रिव्यू दी बैंक स्टेटमेंट टू वेरीफाई द पेमेंट ऑफ 50 मिलियन अगेंस्ट द बिल्डिंग। सही है। ये सब क्या कर रहे हो बेटा आप, ये आप वैल्यू ही तो चेक कर रहे हो, वैल्यू ही तो चेक कर रहे हो। सोचो ना, इमेजिन करो एक प्रॉपर्टी की डील है तो उसके अंदर पेमेंट हुई होगी ना। ऐसे थोड़ी होता है कि क्रेडिट पे खरीदी हो बिल्डिंग कोई बिल्डिंग क्रेडिट पे बेचता है क्या यार। अगेंस्ट दी बिल्डिंग, एक और नंबर मिल गया। अच्छा अब बेटा ये बिल्डिंग खरीदी है तो सोचो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, एनसीए रजिस्टर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। एनसीए रजिस्टर डॉक्यूमेंट है, क्या करोगे, मकसद क्या है कि जो बिल्डिंग खरीदी है वो एनसीए रजिस्टर में होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, एनसीए रजिस्टर को इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट की जगह अगेन मैं क्या लिख रहा हूं, रिव्यू दी एनसीए रजिस्टर टू वेरीफाई। बेटा क्या वेरीफाई कर रहे हो, क्या कंफर्म कर रहे हो, क्या इंश्योर कर रहे हो। यहां मैं हटा के इंश्योर का वर्ड डाल रहा हूं। ये इंश्योर कर रहे हो कि बिल्डिंग एनसीए रजिस्टर में रिकॉर्ड हो गई है। ठीक है, यहां पे आप ये भी लिख सकते थे, टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ एनसीए रजिस्टर, टू इंश्योर कंप्लीटनेस, ये भी लिख सकते थे। बेटा कितने लिख लिए, 1 2 3 4, 4 लिख लिए। तो बेटा अगर एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 लिख लेना, मैक्सिमम 5 लिख लेना। अगर कोई ऊपर गलत होगा तो नीचे वाले का नंबर मिल जाएगा। चलो अज्यूम करके चलते हैं ये 5 मार्क्स का सवाल है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या हो सकता है यार, आप ऑडिटर हो, सोचो कि ये जो बिल्डिंग है जो 50 मिलियन की खरीदी है, ये बिल्डिंग नॉन करंट एसेट क्लासिफाई होनी चाहिए, यानी क्लासिफिकेशन एंड एलोकेशन। तो एसओएफपी खोलो, ऑडिटर हो ना, क्लाइंट के पास ही हो, एसओएफपी खोलो, देखो नॉन करंट एसेट में यही बिल्डिंग 50 मिलियन की रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। बेटा इंस्पेक्ट करेंगे किसको,
इंस्पेक्ट दी SOFP इंस्पेक्ट कर रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ ड्राफ्ट SOFP लिखना। क्यों? क्योंकि अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई, ऑडिट नहीं हुआ, ऑडिट चल रहा है। इंस्पेक्ट दी ड्राफ्ट SOFP टू वेरीफाई क्या बेटा, क्लासिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ बिल्डिंग देखनी है। आप इसको इन अल्फाजों में लिख सकते हो, टू वेरीफाई द बिल्डिंग इज क्लासिफाइड एज अ नॉन करंट एसेट। सही, 5 नंबर हो गए सर, छोड़ दें बस ख़त्म। यहाँ तक नहीं बेटा, एक और भी आपको मैं एक मशहूर ज़माना यहाँ पे आपको एक प्रोसीजर बताता हूँ। जब आप कोई नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करते हो, खरीदते हो, तो IS 16 ये कहता है कि उसका कंप्लीट एंड एडुक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए SOFP में। तो यहाँ पे बिल्डिंग से रिलेटेड कंप्लीट एंड एडुक्वेट डिस्क्लोजर होगा। खरीदी किस वैल्यू पे खरीदी, किस डेट को खरीदी, क्या उसका डेप्रिसिएशन का मेथड है, ये सब डिस्क्लोजर के अंदर होगा ना। तो ऑडिटर को चाहिए डिस्क्लोजर में जाके देख ले कि कंप्लीट एंड एडुक्वेट डिस्क्लोजर है। रिव्यू दी नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिव्यू दी नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर डिस्क्लोजर। टू कंफर्म, क्या कंफर्म करना है, कंप्लीट एंड एडुक्वेट डिस्क्लोजर इज गिवन एज पर IS 16। is given as per IS 16। बेटा देखें, यहाँ पे मैं अजर्शन बता देता हूँ आपको। कंप्लीट एंड एडुक्वेट डिस्क्लोजर किस तरफ का इशारा करता है, कंप्लीटनेस का। तो आप ये बोल सकते थे टू कंफर्म द कंप्लीटनेस ऑफ द डिस्क्लोजर्स एज पर IS 16। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7, बेटा बेहतरीन हो गया, हमने 7 सब्सटेंटिव लिखे। अब देखें सर, एक लाइन का केस था, 7 सब्सटेंटिव लिख दिया आपने। बेटा आप ऑडिटर हो, हर एंगल से वेरीफाई करोगे। बेटा सबूत हासिल किए जाते हैं, सबूतों की बुनियाद पे ओपिनियन दोगे, सिर्फ एक सबूत की बुनियाद पे नहीं। तो 4 to 5 मार्क्स मैंने एग्जाम्पल के तौर पे रखे थे। एक सब्सटेंटिव बनाओगे 1 नंबर मिलेगा। याद रखिएगा, केस स्पेसिफिक रहना, अजर्शंस निकालना जैसे मैंने निकाली थी। और बेटा ये एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे इसके और केसेस करेंगे। शुरुआत करेंगे हम एसेट्स से, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स से। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ये क्लास यहीं तक है हमारी, और नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।